नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हूँ। आज हमारे साथ मेहमान है, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है। तर्जुमान है वज़ीर आला पंजाब, एडवाइज़र चेयरमैन PTI बराए मीडिया अफेयर्स फैयाज़ुल हसन चौहान साहब। लेकिन आज जो मैं सवालात रखूँगा वो एक लिहाज से मैं चाहूँगा कि वो, और उनके अंदर ये सलाहियत मौजूद है माशाअल्लाह, कि वो इमरान खान और उनकी सियासत और PTI की सियासत पे मेरे सवालात होंगे। तो एक लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये सही मायनों में इमरान खान साहब के जो चेयरमैन हैं उनके तर्जुमान के तौर पर आज नज़र आएंगे। जी फैयाज़ुल हसन साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी अच्छा फैयाज़ुल हसन साहब, पहला सवाल मेरा ये है कि जाहिर है आप सियासत में आज से नहीं हैं, बहुत अरसे से हैं और माशाअल्लाह मीडिया को बहुत करीब से देखा है, खान साहब को बहुत करीब से देखा है, PTI की सियासत को भी आपने बहुत करीब से देखा है। मेरा एक सवाल है कि इमरान खान साहब की सियासी हिकमत अमली ने PTI को आज कितना कमज़ोर किया है? इमरान खान साहब सियासी हिकमत अमली ने आज जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, PTI को कितना कमज़ोर किया है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, मैं हैरान हूँ कि आप ये सवाल जो पूछ रहे हैं ये ग्रामेटिकली भी, पॉलिटिकली भी, मॉरली भी और सियाको सबाक के हवाले से भी और सर्कमस्टेंसेस के हवाले से भी एब्सोल्युटली गलत है। क्योंकि PTI तो इस वक्त पॉपुलर है। PTI तो इस वक्त पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर पार्टी है। इमरान खान तो इस वक्त पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे पॉपुलर और सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेबल जो है वो लीडर भी है और पार्टी भी है। और पिछले 8 महीने जो इस इम्पोर्टेड हुकूमत के गुजरे हैं, इसके अंदर जा बजा PTI ने कामयाबियाँ दर कामयाबियाँ हासिल की हैं। आपके ज़िमनी इलेक्शन से लेके, आपकी अवामी पॉपुलैरिटी से लेके, आपके 60 जलसों से लेके, आपके खैबर कराची तक, गवादर से लेके चतराल तक, हर गली कोने के अंदर इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी, इज़्ज़त, एहतराम, वक़ार, डिग्निटी वो तो मिराज उला के ऊपर फाइज है। तो आप किस तरह कहते हैं कि इमरान खान साहब की जो सियासी हिकमत अमली है उसकी वजह से PTI को नुकसान हुआ है? PTI पॉपुलर हुई है और इस सियासी हिकमत अमली की वजह से हर आने वाले दिन में मज़ीद पॉपुलर होगी। ठीक है सर, मैं यहाँ पर आगे एक सवाल और आपसे करता हूँ सर। क्या वजह है, जो आपने भी कहा मैं भी मानता हूँ, कई कामयाब जलसे पाकिस्तान में हुए, मेरे टिप पे मौजूद हैं, आपके भी टिप पे होंगे। इमरान खान साहब का अदम एतमाद की तहरीक के बाद जब वो निकले थे तो बड़े कामयाब जलसे किए, इसमें कोई शक नहीं है। क्या वजूहत है कि कामयाब जलसे करने के बावजूद इमरान खान लॉन्ग मार्च कामयाब नहीं हो सका? जो 50 लाख अफराद थे, चले 50 लाख तो बहुत ज़्यादा उन्होंने बोल दिया था, वो लोग निकाल नहीं सके जो लॉन्ग मार्च का निकलना चाहिए था। और इसके साथ साथ 26 नवंबर को जो पूरे पाकिस्तान से इन्होंने अफरादी क़ुव्वत मांगा था वो भी मेरा ख्याल है इम्प्रेसिव नहीं थी। तीसरी चीज़ ये थी कि जब उनको गोली लगी थी उस हवाले से भी उन्होंने पूरे मुल्कगीर एहतजाज की बात की थी, तो उसमें भी बहुत लिमिटेड लोग आए थे। तो ये एक मेरा सवाल है कि मुझे ये बताइए कि क्या वजूहात है कि कामयाब जलसे के बावजूद लॉन्ग मार्च उनका नाकाम हुआ? अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात ज़हन में रखिएगा, आप माशाल्लाह स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लेके अब तक अपनी जर्नलिज्म में बड़ा वसी तजर्बा रखते हैं सियासत के ऊपर और पाकिस्तान की सियासत के ऊपर आपकी नज़र है। मेरे भी ज़िंदगी के 43 साल जनाब स्टूडेंट पॉलिटिक्स, यूथ पॉलिटिक्स, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स पे गुजरे हैं। एक बात तो बिल्कुल तयशुदा है कि पाकिस्तान के अंदर कभी भी लॉन्ग मार्च कामयाब नहीं हुआ आज तक। और लॉन्ग मार्च अगर किसी हद तक कामयाब हुआ वो भी इस वजह से कि मुल्की इस्टेब्लिशमेंट भी और आलमी इस्टेब्लिशमेंट भी जो है वो जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की बहाली का जो जनाब लॉन्ग मार्च था उसमें वो इनके साथ थी। और ये एक तारीख है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि जब तक मुल्की और आलमी इस्टेब्लिशमेंट साथ नहीं होती उस वक्त तक किसी भी हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च या हुकूमत का तख्ता उलटने की जो तहरीक होती है
वो कामयाब नहीं हो सकती। अब इमरान खान साहब के साथ ना मुल्की इस्टेब्लिशमेंट थी ना आलमी इस्टेब्लिशमेंट थी, और तारीख भी यही है कि कभी पाकिस्तान के अंदर लॉन्ग मार्च जो है वो कामयाब नहीं हुआ। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि सियासत तो सारी होती है कि आपकी अवामी राय को उभारना, जलसे जुलूस, रैलियां, राब्ता अवामी मुहिम, फिर उसके बाद इलेक्शन के अंदर उस पूरी राब्ता अवामी मुहिम का जो एंड रिजल्ट होता है वो कामयाबी या नाकामी की सूरत में होता है। तो इमरान खान साहब और पीटीआई तो इसमें कामयाब है। उन्होंने तो जितने जलसे किए, जहां जलसे किए वहां पे ज़िमनी इलेक्शन जीता। उन्होंने तो 9 इलेक्शन खुद लड़ लिए जना, वो सारे के सारे जीत लिए सिवाय एक के जना। उन्होंने जिस काम में हाथ डाला जना इलेक्शन की पॉलिटिक्स के अंदर, पार्लिमानी पॉलिटिक्स के अंदर, उन्हें कामयाबी हासिल हुई। तो लॉन्ग मार्च को आप क्राइटेरिया नहीं बना सकते पॉलिटिकली कामयाबी का या नाकामी का। पहली बात तो ये आप अपने जहन के अंदर क्लियर कर लें। दूसरा आपने कहा, दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका इसी क्वेश्चन के अंदर? दूसरा पार्ट मेरा यही सवाल था कि उन्होंने जलसे अच्छे किए लेकिन लॉन्ग मार्च में उनकी अफरादी कुव्वत जो 50 लाख कहा था, बहुत आपने इसके साथ मैंने उसके साथ रिलेट किया था कि 26 नवंबर को भी वो इतने इम्प्रेसिव लोग नहीं थे। अच्छा एक बात, ये 26 नवंबर आ गए डॉक्टर साहब, पाकिस्तान की तारीख का मैंने कम से कम अपनी 43 साल की जिंदगी में जमात इस्लामी के बड़े बड़े मिलियन मार्च, MMA के बड़े बड़े मिलियन मार्च, और फिर बड़ी बड़ी मैंने तहरीकें देखी। इतना बड़ा जुलूस, इतना बड़ा जलसा, इतना बड़ी आवाम, इतनी बड़ी गैदरिंग मैंने कम से कम नहीं देखी पाकिस्तान की हिस्ट्री में। आपकी सोच से बाहर है कि कितनी दुनिया थी। फैजाबाद से लेके नास सैनवे तक जो कम से कम 3 किलोमीटर से जायद का जनाब बनता है, वो खच्चा खच भरा हुआ था। और फिर आपकी आधी से ज्यादा खलकत वो आपकी GT रोड के ऊपर और मोटरवे के ऊपर, और पिंडी की बाकी दूर दराज की जो सड़कें हैं जो बाहर के जनाब शहरों से आती हैं, बिल्कुल ब्लॉक थी। तो आप किस तरह कह सकते हैं कि कामयाब नहीं था? तो सर क्यों बुलाया था? अच्छा उनको मैं काउंटर नहीं कर रहा, लेकिन एक सवाल बुलाया था कि फिर उनको पंजाब में आपने क्यों बुलाया था? अगर इतनी बड़ी खलकत आ गई थी तो क्या करना था आपने? अच्छा अब 2 चीजें हैं, क्योंकि आपके एक मिनट तो मैं सवाल को जरा बढ़ा दूं, क्योंकि आपके मुखालिफिन भी और जो जितने अहम तरीन इदारे हैं जो इस किस्म की रिपोर्टिंग करते हैं, उनका ये कहना है कि जलसा नाकाम हुआ, इस वजह से आप अपने मकासद हासिल नहीं कर सके। अब आप क्या कहेंगे? हाँ, आले शरीफ, आले जरदारी, आले फजलुर रहमान की ऐनक अगर आपने आंखों में पहनी हो तो फिर तो वाकईतन ये जलसा नाकाम था। मैं सवाल कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सवाल कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सवाल कर रहा हूँ, आप मेरे आंखों में मत मैं आपकी बात नहीं कर रहा। आपने कोट किया है ना, आपने कोट किया है फलां लोगों ने ये कहा, तो मैं उनका जवाब दे रहा हूँ, आपको नहीं कह रहा। बिल्कुल। अच्छा सुने, अब मुझे याद आ गया पिछले क्वेश्चन में आपने जो सब पार्ट था कि इमरान खान साहब को गोलियां लगी तो वो रिस्पॉन्स नहीं आया। डॉक्टर साहब, हमने 2007 दिसंबर 27 दिसंबर बेनजीर भुट्टो साहिबा की मौत के वक्त भी और शहादत के वक्त भी जो है ना वो पूरा देखा एपिसोड। मेरा अपना दफ्तर जो है उस मौके पे जलाया गया था। पूरे पाकिस्तान के अंदर खरबों रुपए की प्रॉपर्टी सरकारी और गैर सरकारी जो है वो जला के राख कर दी गई थी। अगर तो आप समझते हैं कि रिस्पांस ये है कि पीटीआई का कारकुन पूरे पाकिस्तान को आग लगा देता तो ये रिस्पांस था, तो भाईजान हम मुहिब्बे वतन पार्टी है और मेरा लीडर भी मुहिब्बे वतन है। मेरे लीडर ने गोली खाई थी, खाने के फौरन 5 मिनट के बाद उसने ये बयान दिया था कि कोई पीटीआई का कारकुन सरकारी अमलाक को नुकसान ना पहुंचाए, जाती अमलाक को नुकसान ना पहुंचाए। ये एक मुहिब्बे वतन लीडर की निशानी है। तो जनाब अगर तो आप समझते हैं कि पटड़ियां उखाड़ी जाती, रेलगाड़ियों को जलाया जाता, बसों को जलाया जाता, पुलिस की गाड़ियों को जलाया जाता, सरकारी दफातर को जलाया जाता, तो ये बहुत बड़ा रिस्पांस था। तो ये पीटीआई की तरफ से कभी भी ऐसा रिस्पांस आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि पीटीआई एक मुहिब्बे वतन पढ़े लिखे लोगों की एक जमात है। तो हमारी तरफ से तो ऐसा रिस्पांस नहीं। बाकी आप कहते हैं कि लोग नहीं आए, मैं कम से कम 8 घंटे फैजाबाद में कर रहा था, हम वहां पर मौजूद थे और पब्लिक सड़कों पे थी। तो जनाब लोग बाहर आए, लेकिन मेरे लीडर ने मना कर दिया था कि आपने कोई ऐसी एजिटेशन नहीं करनी जिससे मुल्क और कौम को नुकसान हो। ठीक है, वो मैंने एक सवाल किया था, उसका जवाब आपने नहीं दिया। वो आप ऐनक वाली बात पे बात टर्न हो गई थी। मैंने कहा था कि जी अपोजिशन के मुताबिक और इदारों के मुताबिक मुख्तलिफ लोगों के मेरे पास फिगर है, वो कहते हैं ज़्यादा अफराद नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि शायद इसी वजह से उन्होंने अपना जो मेन मकसद था वो उनका नहीं हो सका। ऐसा कोई बात है? मैं बताता हूँ। असल डॉक्टर साहब मसला ये है, जो लीडर होता है ना
उसकी स्ट्रेटजी होती है झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का एक बहाना। परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं कि शाही बनाता नहीं आशियाना। तो पॉलिटिक्स के अंदर और ज़िंदगी के अंदर और जिद्दोजहद के अंदर जो लीडर होता है या जो मर्द कलंदर होता है, जो साबित कदम आदमी होता है, वो कभी झपटता है, फिर पलटता है, पलट के फिर झपटता है, वो टिक के नहीं बैठता, वो अपना ऑब्जेक्टिव गेन करने के लिए हर किस्म की स्ट्रगल करता है। तो इमरान खान साहब उस स्ट्रेटजी के मुताबिक आप देख लेना, सारों को आगे लगाया हुआ है, सुबह से लेकर रात तक इमरान खान काम ये कर नहीं रहे। मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, इकॉनमी का सत्यानाश फेर दिया है, मुल्क का सत्यानाश फेर दिया है, और सुबह से लेकर रात तक इन्हें इमरान खान तोशाखाना घड़ी के अलावा और कुछ सूझ नहीं रहा। तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि इमरान खान और इमरान फोबिया इनके दिमागों पर कितना सवार है। तो इमरान खान ने तो इनको सारों को आगे लगाया हुआ है। ये तो सारे निकम्मे नाहल हुए इस मामले में। ठीक। अच्छा सर, ये बताइए कि ये एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, अब मैं चाहूँगा इसका जवाब दीजिए कि इमरान खान साहब मौजूदा हुकूमत से बात करने पर राज़ी हो गए हैं, और ये हुकूमत है इत्तेहादी हुकूमत, और इत्तेहादी हुकूमत में कौन कौन सी सियासी जमातें हैं आपको पता है। तो कल तक खान साहब जब ये अपोजिशन में थे जमातें, उस वक्त खान साहब हुकूमत में थे, तो इन्होंने ऑफ़र किया था बात करें, तो खान साहब ने कहा था कि मैं चोरों, डाकुओं, लुटेरों किसी के साथ बैठना नहीं चाहूँगा, और इनके साथ बैठना मौत के मुतरादिफ है, किसी भी सूरत में नहीं चाहूँगा। ठीक है जी। फिर उसके बाद आप अपोजिशन पे आए, आपका यही स्टांस रहा। तो आज जब आप हुकूमत से बात करने को राज़ी हुए हैं, तो अब मेरा सवाल आ रहा है कि बहुत अहम तरीन लोगों का ख्याल है कि इमरान खान दो वजूहात से अब हुकूमत से बात करने के लिए तैयार हुए हैं। एक ये कि अदम एतमाद की नाकामी के बाद से लेकर मुकम्मल तौर पर सियासी तौर पर वो नाकाम होते जा रहे हैं, चाहे वो साइफर का बयानिया हो, चाहे वो लॉन्ग मार्च हो, चाहे वो असम्बली टूटने का हो, चाहे वो आपके 26 नवंबर वाला मसला हो। एक तरफ यहाँ वो बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, दूसरा वो ये कहते हैं कि उनके ख़िलाफ़ बड़े सख्त केसेस हैं जो उनके ऊपर तलवार लटक रही है, और किसी वक्त भी वो नाअहलियत और गिरफ्तार हो सकते हैं। तो इससे बचने के लिए अब वो हुकूमत के साथ बैठने को तैयार हो गए। जी सर। देखिए, पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब ने पहले भी जो है वो डायलॉग किया है, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर साहब, परवेज़ खटक, वो पहले भी अपोजिशन, जो पहले हम हुकूमत में होते थे और वो अपोजिशन थी, तो उनसे डायलॉग होता रहा। अब की दफ़ा भी क्या इमरान खान साहब खुद डायलॉग कर रहे हैं? क्या इमरान खान साहब शहबाज शरीफ के साथ खुद बैठ रहे हैं? क्या इमरान खान साहब बिला वजह भुट्टो के साथ जो है वो खुद बैठ के जो है वो सारे मामला तय कर रहे हैं? क्या इमरान खान नवाज शरीफ के साथ खुद बैठ के कर रहे हैं? नहीं। इमरान खान साहब उस वक्त भी यही उनका स्टैंस था, अब भी यही स्टैंस है। अब सदर आरिफ अलवी वो जनाब आपके डायलॉग कर रहे हैं, उसके ऊपर बात हो रही है। किस इशू के ऊपर हो रही है? इशू ये है कि पाकिस्तान तबाह हो गया है, पाकिस्तान की इकॉनमी तबाह हो गई है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट तबाह हो गई है, पाकिस्तान का फॉरेन रेमिटेंस तबाह हो गया है, पाकिस्तान की ग्रोथ रेट तबाह हो गई है, पाकिस्तान की ज़राअत की ग्रोथ तबाह, पाकिस्तान की लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ तबाह, पाकिस्तान के अंदर ओवरसीज पाकिस्तानियों का एतमाद तबाह, पाकिस्तान के अंदर ज़र मुबादला के ज़खायर $6.5 बिलियन तक आ चुके, मामला तबाह। उससे बचने के लिए इनको कहा जा रहा है, इस इंपोर्टेड हुकूमत को, इन नकम्मों, नाअहल और नखटुओं को, कि तुम्हारे बस की बात नहीं है मुल्क को चलाना और मईशत को चलाना, फौरी तौर पर इलेक्शन के हवाले से बैठ जाओ और इस मुल्क को बचा लो। उसके हवाले से जो वो सारा जनाब वो मामला चल रहा है, और चला जो है वो सदर आरिफ अलवी साहब रहे हैं। तो इमरान खान साहब पहले भी उस मौके पर ठीक थे, आज भी अपने मौके के ऊपर कायम है। चलिए, इसका मतलब ये है कि आज आपकी तर्जुमानी से एक बात क्लियर हो गई, मुझे भी और बहुत सारे लोगों को भी, कि पीटीआई के दीगर लोगों के ज़रिए हुकूमत से बातचीत कल भी होती थी, तो आज भी हो सकती है, लेकिन इमरान खान इनके साथ बराह रास्त बैठ कर मुज़ाकरात नहीं करेंगे, ये आपका स्टांस है। लेकिन सर, यहाँ एक छोटा सा सवाल है, उसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। आरिफ अलवी एक आइनी सदर हैं, फेडरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी सियासी जमात को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। इनका हलफ और आइन इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि ये सियासी मुज़ाकरात करवाएं। जी, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सदर जो है वो रियासत का कस्टोडियन है, रियासत का जो है वो चीफ पैटर्न है, और रियासत और हुकूमत और जनाब मुल्क और माशरा और सोसाइटी, उसको बचाने के हवाले से वो अपना किरदार अदा कर सकता है। और अगर उसके हवाले से कोई किरदार ऐसा कोई भी उसको जो है डिप्यूट करता है, सबसे पहले तो इसहाक डार साहब आके मिले थे ना,
सबसे पहले तो हुकूमत के नुमाइंदे आके जनाब मिले थे सदर आरिफ अलवी को, और उनके कहने पे, उनके इनिशिएटिव पे सदर आरिफ अलवी ने जो है वो सारी निगोशिएशन, आर्बिट्रेशन और मीडिएशन शुरू की थी। तो मुल्क को बचाने के लिए हर सदर का क्या काम है? सदर वफाक की अलामत है। तो वफाक अगर आपका रुल रहा हो, वफाक आपका तबाह हो रहा हो, आपके सूबे और वफाक के अंदर तफरीक पैदा हो रही हो, सूबों के फंड आपके जनाब वफाक रोक के तफरीक से तफरीक पैदा कर रहा हो, तो फिर वफाक का जो नुमाइंदा है, वफाक का जो रिप्रेजेंटेटिव है, उसने अपना किरदार तो अदा करना है, वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। फयाजुल हसन साहब जवाब दे रहे हैं और मेरा सवाल है, मैं आज कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि सवालात रखूं और फयाजुल हसन साहब जो बड़े मंझे हुए सियासतदान भी हैं और स्पोक्समैन हैं, मैं उनका एज ए स्पोक्समैन पीटीआई में उससे बड़ा स्पोक्समैन कोई नहीं समझता, बेहतरीन है, लेकिन बदकिस्मती है कि उन्हें पंजाब का स्पोक्समैन बनाया है, होना तो चाहिए उनको मरकज़ का स्पोक्समैन। मैं अब आगे एक सवाल और लेके आता हूँ। फयाजुल हसन साहब, शुरू में जब इमरान खान साहब अमेरिका गए, वहाँ से वापस आए, तो मैंने पीटीआई के बहुत अहम तरीन लीडरों के स्टेटमेंट भी सुने, ख़ुद इमरान खान का स्टेटमेंट भी है कि अब हम 10 साल के लिए इस मुल्क में हुकूमत करने आए। तो वो जो 10 साल आप हुकूमत करने आए थे, आया वो ख्वाब था? अगर ख्वाब था तो वो चकनाचूर क्यों हो गया सर? क्या हो गया सर? आप तो 3 साल 7 माह में ही फारिग हो गए। देखें, वो उसने मनीर न्याजी साहब का जो है ना वो गज़ल है कि किसदा दोष सी किसदा नहीं सी, एक गल्ला हुण करन दिया नहीं, वेले लंघे तोबा वाले राता होके परन दिया नहीं, जो होया ये होना इसी ते होनी रुकिया रुकदी नहीं, एक बारी जब शुरू हो जावे गल फिर एवें मुकदी नहीं, कुछ भी रावा औखिया सन, कुछ गल विच गम दा तोख भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सलमान दा शौक भी सी। सर बात ये है, पॉलिटिक्स के अंदर चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं, साजिशें होती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं जनाब। इक़्तिदार की जो जनाब वो क्या कहते हैं जनाब महलात है, और इक़्तिदार के जो क्या कहते हैं मराकज़ होते हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की अपोजिशन, मुखालफीन अपना अपना जनाब दाव खेलते हैं, अपने अपने पत्ते फेंकते हैं, अपने अपने जनाब पेच खेलते हैं। तो उसमें वो कामयाब हो गए। उसमें कुछ हमारी तरफ से भी कुछ सुस्तियाँ थी, कुछ जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला ठीक नहीं रहे। जब इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात नहीं ठीक रहे तो फिर इस्टेब्लिशमेंट ने भी जनाब हमारे साथ ताल्लुक तोड़ के जो है ना वो दूसरों के साथ अपना नाता जोड़ लिया। कहने को तो उन्होंने कहा कि हम न्यूट्रल हो गए हैं, वो न्यूट्रल नहीं थे। उन्होंने अपना ताल्लुक जो है वो अपोजिशन के साथ जोड़ के उसको हुकूमत के साथ ले आए। आलमी इस्टेब्लिशमेंट हमारे खिलाफ बिल्कुल थी, क्योंकि इमरान खान एक लीडर के तौर पर उभर रहा था। इमरान खान ने अपने आप को जो है ना इंटरनेशनल लेवल पे मनवाया बहुत से इश्यूज पे, और फिर बहुत सी ऐसी पॉलिसीज थी जिसमें अमेरिका की मर्जी और मंशा के मुताबिक नहीं चले। फिर खसूसन जो 15 अगस्त को जो अफगानिस्तान का जनाब उसका फॉल हुआ हुकूमत का, उसके अंदर जो पाकिस्तान का रोल था और पाकिस्तान की हुकूमत का, उसके हवाले से भी अमेरिका को एक नाराजगी थी। इन सारे इश्यूज के ऊपर और भी बहुत से इश्यूज हैं जो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, पर मैं यहाँ पे नहीं बयान करना चाहता। वो सारे मिलके मुल्की इस्टेब्लिशमेंट भी खिलाफ, आलमी इस्टेब्लिशमेंट भी खिलाफ, इधर से ये सारे साजिशी जनाब ये फांसी के फंदे पे चढ़ने के करीब थे। आसिफ जरदारी, बिला वजह भुट्टो, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, बेगम सफदर, इन्होंने कहा भागते को क्या कहते हैं, भागते चोर को लंगोटी का सहारा या क्या जना वो बात है। इन्होंने कहा ठीक है जी, हम हर किस्म की सर्विसेज आपको देने को तैयार है, हमारी सर्विसेज आप ले और हमारी माने। तो बस इस तरह मिल मिला के जनाब हमारा धड़न तक हो गया। तो इसलिए 10 साल का वो ख्वाब चकनाचूर हो गया आपका। जी फयाजुल हसन साहब, जरा मैं रोकूंगा आपको, एक ब्रेक लेना है मुझे, मैं ब्रेक के बाद दोबारा आता हूं और फिर कंटिन्यू करते हैं अपना सवाल। वेलकम बैक। जी फयाजुल हसन साहब, जनरल कमर बाजवा कल तक आपके मोहसिन थे, आपके एक पेज पे थे, उनकी बड़ी तारीफ़ है। मैं वीडियो दिखाना नहीं चाहता, आपसे ज़्यादा कौन जानता है। सर वो न्यूट्रल क्या हुए कि अब वो आपके दुश्मन हो गए, गद्दार हो गए, मीर जाफ़र हो गए, मीर सादिक हो गए। बल्कि कल का एक स्टेटमेंट मैं सुन रहा था इमरान खान का, उन्होंने लिखा कि जनरल बाजवा ने जितना पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया किसी ने नहीं पहुँचाया। क्या कहेंगे सर? देखें, जनरल बाजवा साहब को मैं तो यहाँ बैठ के ना तो गद्दार कहूँगा, ना कोई मीर जाफ़र या मीर सादिक कहूँगा, लेकिन जनरल बाजवा साहब से गलतियाँ हुई हैं। जनरल बाजवा साहब ने इज्तिहादी गलती की या इंटेंशनली की या जो भी की,
उन चोरों, उन लुटेरों और उन नौसरबाजों को कि जिनको जिस तारीख को फ़र्द जुर्म आयद होके पाबंद सलासल होना था, जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम का खरबों डॉलर लूट के अपने महल्लात बना के पाकिस्तान के ख़जाने को खाली करके पाकिस्तान की आवाम की किस्मत में फाके, डाके, धमाके, नाके और चाके लिखे थे, उनको जनाब पाकिस्तान के सर के ऊपर जो है वो जिसका मुसल्लत किया गया, उसमें फिर उनकी गलती है, मैं ये कहूँगा। लेकिन यहाँ पर पूरी पाकिस्तान की हिस्ट्री है। यहाँ पे परवेज़ मुशर्रफ ने भी वही गलती की, वहाँ यहाँ पे ज़ियाउल हक ने भी वही गलती की। ये पाकिस्तान के एक डिलेमा है और मैं ये समझता हूँ इसके ऊपर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को सोचना चाहिए कि खुदारा इस मुल्क के उन करप्ट और बददियानत, जो महाबददियानत जो कुड़ पाकिस्तान में करते हैं और अंडे जाके जो है ना यूरोप, अमेरिका और लंदन में देते हैं, करप्शन यहाँ पे करते हैं और जायदादें और दौलत वहां के बैंकों में और वहां की जनाब मुल्कों में जाके बनाते हैं, ये पाकिस्तान के दुश्मन है। इनको अगर आप प्रमोट करेंगे, लोगों के सरों पे मुसल्लत करेंगे, तो फिर लोग अपनी सोच के मुताबिक फिर हर कोई अपनी अपनी राय देगा। ठीक है सर, यहाँ मैं एक बड़ा क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, तो मैंने कहा वो भी कर दूं। सर, आपकी हुकूमत 3 साल रही और आपने एड़ी चोटी का लगा दिया जोर एहतसाब में, लेकिन सर आप इनमें से जिनको आप चोर, डाकू, महाचोर, ये कहते हैं, वो उन पर एक भी केस आप साबित नहीं कर सके और अदालतें पाकिस्तान की उनको बरी करती रही, वो देती रही, आपके ज़मानत देती रही। इवन इंटरनेशनली यूके में वहाँ भी उनको रिलीफ मिलता रहा। तो सर स्टेटमेंट कहने से तो इल्ज़ाम है, मुजरिम के लिए तो सर अदालतों ने ही फाइनल करना है ना। तो आपकी बात पर कैसे अवाम एतबार कर ले कि वाकई ये महाचोर हैं, डाकू हैं, फलाएं, और आपको 3 साल 7 माह भी मिला है सर? डॉक्टर साहब, ना तो मैं बच्चा हूँ ना आप बच्चे हैं, ना मैं रोटी को चोची कहता हूँ ना आप रोटी को चोची कहते हैं। आप मेरे से ज़्यादा बाखबर हैं, मैं भी आपकी तरह कुछ बाखबर हूँ। किसके हाथ में अदालतें थी और किसके हाथ में नैब था और किसके हाथ में एहतसाब था, छोड़े सारी बातें। मैं दबंग सा आदमी हूँ, बातें खुली करूँगा ताकि आपके प्रोग्राम के जरिए से लोगों को पता चल जाए। सारे का सारा नैब जिसके अंडर था सारी दुनिया को पता है, नैब जिसको जवाब देता सारी दुनिया को पता है, नवाब नैब जिसके सामने कोरनश बजा के लाता था सारी दुनिया को पता है, नैब जिस जगह से जना उसकी पेच कसे जाते थे या जो चीज़ें होती थी सारी दुनिया को पता है। इमरान खान के पल्ले तो कख भी नहीं था एहतसाब के हवाले से। इमरान खान को तो नैब की जवाबदेही के हवाले से नैब, इमरान खान की तो कोई वैल्यू ही नहीं थी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद। सारी दुनिया को पता और आपको भी अच्छी तरह पता है। लेकिन आप क्वेश्चन चले पूछ रहे हैं अपनी जनाब एक रवायती सहाफत के हवाले से। हम भी रवायती सियासतदान की हैसियत से अगर मैंने कोई जवाब देना होता तो मैं भी वैसा देता, पर मैं वैसा नहीं दूंगा। मैं क्लियर कट बता रहा हूं, एहतसाब का अदारा और नैब वो जैसे जहां से कंट्रोल होता था मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, हमने प्रोसिक्यूशन की, जो प्रोसिक्यूशन के अदारे थे, FIA था, जनाब SCCP थी, FBI थी, पुलिस थी, IB थी, वो वफाकी हुकूमत के अंडर थी, उनको हमने खुला पैसेज दिया। जहांगीर तरीन साहब जैसा राइट हैंड, इमरान खान साहब का दोस्त, उसके ऊपर इल्ज़ाम आया चीनी के हवाले से, उसकी प्रोसिक्यूशन भी की। उसको भी जनाब हमने अपने जो मातहत अदारे थे उनको हमने किसी किस्म का कोई हर्डर, बैरियर, ऑब्स्टिकल उसके रास्ते में रुकावट खड़ी नहीं की। लेकिन जो नैब इटसेल्फ आपकी अदालतें और अदारा था वो तो हमारे अंडर नहीं ना था। ठीक है। तो मुझे मैं काउंटर नहीं करूंगा, लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब यहाँ से आप दीजिए। मुख्तसर था तो मुझे आएगा। मैंने खान साहब के खुद बहुत सारे इंटरव्यू भी किए हैं और खान साहब का इंटरव्यू आपने भी सुना है, मैंने भी सुना है। मैं सिर्फ एक इंटरव्यू का हवाला देता हूँ। नवाज शरीफ साहब के हवाले से, जो कारगिल के हवाले से इमरान खान साहब ने कहा था, उन्होंने ये कहा था कि जी अगर आर्मी चीफ जो है वो इस तरह का रवैया रखता तो मैं तो उसको फ़ौरन सैक कर देता। तो अगर फ़र्ज़ कीजिए आपके इख्तियार में कुछ भी नहीं था तो फिर आप वज़ीर आज़म क्यों बने हुए थे? छोड़ देते। नहीं, कुछ भी नहीं था, मैं ये नहीं कह रहा। मैंने नैब का दायरा आपके सामने कहा है। कुछ भी अगर ना होता तो जनाब आपका GDP ग्रोथ रेट 6% तक ना जाता, जो पिछले 20 साल में कभी नहीं मिला। कुछ भी ना अगर होता तो पाकिस्तान का लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जनाब ग्रोथ रेट 10.6 तक, जो पिछले 20 सालों में नहीं थी, ना जाता। कुछ भी अगर ना होता तो फिर पाकिस्तान की फॉरेन रेमिटेंस 31 अरब डॉलर तक ना जाती। कुछ भी अगर ना होता तो पाकिस्तान का जो बरामदात जो है वो 32 अरब डॉलर तक, जो पिछले 20 सालों में नहीं थी, वो ना होता। कुछ भी अगर ना होता तो पाकिस्तान की सियाहत और पाकिस्तान की इमेज और पाकिस्तान की जो आउटलुक है वो
बेहतरीन तरीके से पूरी दुनिया के सामने जनाब एक पोर्ट्रेट हुई, वो ना होती। कुछ भी अगर ना होता तो पाकिस्तान 2 साल कोरोना क्राइसिस के बावजूद और इन 3.5 सालों में जो हमारी हुकूमत के थे, इन निकम्मे और नखट्टू जो इस वक्त के हुक्मरान हैं, उनके धरने और उनके लॉन्ग मार्च के बावजूद पाकिस्तान के तमाम माइक्रो और मैक्रो लेवल के इंडिकेटर लेकिन खान साहब जो बस में था उसमें हमने रिजल्ट दिया। मैं काउंटर नहीं कर रहा, लेकिन मैं वो दिखा भी सकता हूँ। खान साहब का स्टेटमेंट है कि आइंदा अगर मैं हुकूमत लूँगा तो इख्तियारात के साथ लूँगा। तो खान साहब के पास इख्तियारात नहीं थे तो छोड़ देते ना, चले ये काम आपने किया, मैं इस पे काउंटर नहीं करना चाहता, मेरे पास फिगर है, उंगलियों पे है, मैं आपने जो बोला आपने बोला। मैं यहाँ पर वो सवाल कर रहा हूँ कि खान साहब ने खुद कहा कि मैं ऐसी आइंदा हुकूमत नहीं लूँगा जिसमें इख्तियारात नहीं हो। तो 3 साल साथ में क्या करते रहे? बस तो 1-2 जुमला ताकि मैं अगला सवाल करूँ। मैं वही बात कर रहा हूँ कि कुछ मामलात के अंदर बिल्कुल बेबस थे, एहतसाब उसमें से नंबर 1 है। कुछ मामलात जिसमें इख्तियार था उस पर रिजल्ट हमने दिया, जो पिछले 20 साल से लेके 75 साल की पाकिस्तान की। ठीक है सर, मैसेज आ गया आपका, आउटपुट नहीं आया, मैसेज आपका आ गया। अच्छा सर, ये बताइए कि एक अहम केसेस आ रहे हैं सर बहुत सारे इमरान खान को। अच्छा हाँ, एक बड़ा अच्छा अभी कल ही परसों की स्टेटमेंट में मैं देख रहा था कि इमरान खान साहब सेम तकरीर में कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को अब न्यूट्रल रहना चाहिए, लेकिन दूसरे ही लम्हे उनका स्टेटमेंट है कि इस्टेब्लिशमेंट इंटरफेयर करे और इलेक्शन कराए। तो इसको ज़रा जस्टिफाई करेंगे सर थोड़ा सा, ताकि मैं आगे जाऊँ। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें हैं, डॉक्टर साहब। एक बात यह है कि आप इलेक्शन कमीशन से लेके, इलेक्शन प्रोसेस से लेके, जमहूरियत के और इलेक्शन के जितनी रिक्वायरमेंट्स और प्री रिक्विजिट्स हैं, उसको प्रोसेस करने के हवाले से आप इंटरफेयर मत करें। वो तो है कि उनको न्यूट्रल कहना। एक तरफ मुल्क डूब रहा है, उस मुल्क को डूबने के बचाने के हवाले से फौरी इलेक्शन के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। उसको एक्सरसाइज करने के हवाले से एस्टेब्लिशमेंट को अगर कहा जाता है कि आप अपना रोल प्ले करें, तो वो आपका गैर आईनी है जो इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट का ये अमल गैर आईनी की बात नहीं है। गैर आईनी होगा? नहीं, गैर आईनी को आप छोड़ें, आइन बनाया जाता है। आइन कोई जो है ना वो आसमानी, सही है। ज़ियाउल हक साहब ने भी कहा था कि उसके वो कोई आइन नहीं, कागज है उठा के फेंक दें। आसमानी सहीफा नहीं है, अपना बनाया हुआ इंसानों का बनाया हुआ आइन है। और आइन बनाया जाता है मुल्क, कौम, माशरे और रियासत को बचाने के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए, उसकी सालमियत के लिए। जब मुल्क डूब रहा हो, नजर आ रहा है मुल्क डूब चुका है, नजर आज बीबीसी का जनाब एनालिसिस है, बीबीसी का बयान कि पाकिस्तान को दिवालिया हो चुका है। इंटरफेयर, इस पे मैं बहस नहीं करूंगा, बस्तो कुशाद और इस पे मैं बहस नहीं करूंगा। मेरे पास फिगर है, मैं आगे आता हूं। लेकिन आपने कहा ये ना करें, आपने कहा इंटरफेयर का ना करें। नहीं, देखिए इंटरफेयर का बड़ी लंबी बात है। ये ना करें कि इलेक्शन अनाउंस होता है, लेकिन आर्मी इलेक्शन करवाए, आर्मी इलेक्शन के लिए दबाव डाले, आर्मी इलेक्शन के लिए दबाव डाले। आप कहते हैं ये जायज है, सही है सर। मैं आगे चलता हूँ। अच्छा सर, ये बताएं, खान साहब के एक केस है चेयरमैनशिप का भी, फुल कोर्ट लाहौर में चल रहा है, आपने देखा। फिर आपने देखा तोशाखाना के हवाले से एडिशनल सेशन जज ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, तोशाखाना वाला जो करप्ट प्रैक्टिस के हवाले से इलेक्शन कमीशन का। तौहीन अदालत का भी केस है, फॉरेन फंडिंग का भी केस है, कई जगहों पे उनकी नाअहली और गिरफ्तारी का मसला है और चेयरमैनशिप से हटाने का ही मसला। अगर कल उनकी नाअहली हो जाती है, तायात नाअहली क्वेश्चन अगर, और अगर दूसरी तरफ जो है वो ये इनको चेयरमैनशिप से हटा दिया जाता है, तो क्या पीटीआई में ऑल्टरनेट कोई और है आप समझते हैं जो चेयरमैनशिप के ओहदे पे आएगा? अच्छा, एक चीज़ तो क्लियर रख लें कि जो लोग कहते हैं ना कि इमरान खान साहब की जनाब पिछली जो नाअहली हुई है उसकी बुनियाद पे उनको उनके ओहदे से हटा दिया जाए, उन अक्ल के अंधों के लिए और समझ के लूलों के लिए और दानिश के लंगड़ों के लिए मेरी यही अर्ज़ है। जनाबे वाला नवाज शरीफ की आप मिसाल दे के जब ये बात करते हैं तो नवाज शरीफ ताहयात और वाहयात नाहल हुए थे। उस ताहयात और वाहयात नाहल होने के ऊपर फिर आपकी कोर्ट ने उनकी जनाब सदारत के ऊपर जरा नाहल किया था। ये तो एक असम्बली की सीट के ऊपर एक दफ़ा के लिए सिर्फ नाहल हुए, उसके बाद खुद जनाब आपकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा
कि अब ये अगला इलेक्शन भी लड़ सकते हैं और बाकी सीटों पे जनाब ये मौजूद भी है, तो अगर ऊपर पार्टी की चेयरमैनी की नाअहली नहीं बनती। अगर दूसरी चीज मैं आगे थोड़ा सा अगर कह रहा हूं कि इतने सारे केसेस में कहीं देखें टेरियन के भी केस है जो वहां पे 25 जनवरी को उन्होंने जवाब देना है। अगर मैं किसी केस को हाईलाइट नहीं करना चाह रहा, ना कानूनी नुकात पर इस वक्त बात कर रहा हूं, मैंने कहा अगर फैसला आ जाए, यहाँ तो ऐसे ऐसे फैसले आए हैं जो कानून और आइन के मुताबिक तो नहीं आए ना, आपको ही पता है। अगर आ गया तो क्या चेयरमैनशिप के लिए आपने कोई फाइनल किया है? मुझे किसी ने कहा था कि बुशरा बीवी चेयरमैन बनेंगी। सुने मेरी बात, जो इमरान खान साहब के हवाले से हमें पता है अच्छी तरह, हम भी ज़हनी तौर पे तैयार हैं, इमरान खान साहब भी ज़हनी तौर पे तैयार हैं। इन्हें ये वो नकम्मे और नाअहल लोग हैं और नाकाम लोग हैं जो इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। अब जमहूरियत के मेरा जवाब दीजिए सर, टाइम नहीं है, खत्म हो जाएगा। और भी मैं दे रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, उस पे ही आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ डॉक्टर साहब, उसी पे आ रहा हूँ। हमें पता है कि इन्होंने नाअहल करना है इमरान खान साहब को, इन्होंने करना है, ठीक, लेकिन ये जब नाअहल करेंगे इमरान खान उससे बड़ा पॉपुलर लीडर बन ये मेरा सवाल ही नहीं है सर, मैं तो मेजॉरिटी के साथ सर ऑल्टरनेट कौन है? मैं आ रहा हूँ, मैं उसी सर टाइम है ना, आगे और सवाल करना है, मैं आ रहा हूँ, सवाल और करना है सर। बंदे मौजूद हैं, देखें वो बानी भी है, वो कायद भी होंगे, वो बन सकते हैं अगर नवाज शरीफ जैसा। अरे सर मैं पूछ तो रहा हूँ कौन है सर वो? हाँ सर बिल्कुल, यहाँ पे बाकी शाह महमूद कुरैशी साहब है, असद उमर साहब है, वो उसको लीड करेंगे। और जब क्या बुशरा बीबी का भी नाम लिया जा रहा है? नहीं, वो भी कैंडिडेट हो सकती हैं? नहीं, कोई ऐसा नाम नहीं। चले, तो आपने क्लियर कर दिया, नहीं है, कोई मसला नहीं। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा पंजाब पे पूछ लूँ सर, परवेज इलाही साहब कोई गेम खेल रहे हैं या वाकई आपके साथ बिल्कुल अटैच हैं और आप जिस वक्त कहेंगे वो असम्बली तोड़ देंगे? चौधरी परवेज इलाही साहब 26 नवंबर को जब इमरान खान साहब तकरीर कर रहे थे, मैं उनसे कुछ 7 सीटों परे जनाब मैं बैठा हुआ था। मैंने उस वक्त देखा कि जब खान साहब तकरीर कर रहे थे तो आपकी सोशल मीडिया पे, मैंने मोबाइल पे देखा तो टीवी चैनलों पे अभी उनकी तकरीर ख़त्म नहीं हुई थी, लेकिन वो ये ऐलान कर चुके थे कि हम असम्बलियाँ तहलील करेंगे। तो चौधरी परवेज इलाही साहब और मोनस इलाही साहब का ये बयान आ गया टीवी चैनलों पर कि इमरान खान के हम पाबंद हैं और हमारी पंजाब हुकूमत इमरान खान की अमानत है, जब कहेंगे इमरान खान साहब हम असम्बलियाँ। ये स्टेटमेंट है सर, लेकिन ये तो उनका, ये आप इसी पे कायम है सर? आप समझते हैं वो दे देंगे? सुने में हाँ, जो मौजूदा ज़मीनी हकायक है, ज़मीनी हकायक, असम्बलियाँ तहलील होने के फ़ायदे और नुकसानात दोनों हैं। जो नुकसानात हैं, नहीं मैं उसमें नहीं जा रहा सर, टाइम नहीं है मेरे पास, 6 मिनट है, 4 क्वेश्चन है, मैं तो ये पूछ रहा हूं। चौधरी परवेज इलाही साहब वो चीजें इमरान खान साहब के सामने रख रहे हैं कि इन चीजों को आप मद्देनजर रख के आप जो फैसला करेंगे हमें मंजूर है। आप समझते हैं कि इमरान खान ने अगर आखिरी फैसला किया आदमी कि असम्बली तोड़ी जाए तो चौधरी परवेज इलाही उनके साथ खड़े होंगे? मेरा ख्याल है कि वो बिल्कुल उनके साथ। ख्याल से नहीं सर, ख्याल से नहीं सर, आप तर्जुमान हैं, आप ख्याल नहीं कर सकते। मैं ख्याल ही दे सकता हूँ, मैं कोई चौधरी परवेज इलाही साहब के दिमाग तो नहीं बैठा है ना। नहीं, उनकी हरकतें और उनकी दूसरी चीजों के बारे में तो नहीं लिखवाना ना। उनकी पाकि माजी की और आगे की ताल्लुकात और सियासत और उनके हरकत और सकनात में तो जानते हैं ना सर आप, उस पे क्या कहेंगे? माजी के हवाले से एक बात सुन ले, चौधरी परवेज इलाही साहब लजपाल आदमी है, ठीक, ताल्लुक निभाने वाले आदमी हैं, मुझे उम्मीद है वो ताल्लुक निभाएंगे और इमरान खान साहब जो फैसला करेंगे उसके ऊपर लब्बैक कहेंगे। कोई एक ब्रेक लेना है मुझे, मैं ब्रेक के बाद दोबारा आता हूं और फिर कंटिन्यू करते हैं अपना सवाल। वेलकम बैक जी। फयाजुल हसन साहब, ये बताइए कि इमरान खान के जो करीब तरीन मुशीरान हैं, बाबर अवान, शेख रशीद, फवाद चौधरी, आप समझते हैं कि ये लोगों का एतराज़ है कि इन्हीं की वजह से खान साहब को बहुत नुकसान पहुंचा है? आप भी इस बात से एग्री करेंगे सर? देखिए, मैंने तो आपके पहले सवाल के जवाब के अंदर ये बता दिया था कि नुकसान तो कोई नहीं पहुंचा, फायदे ही फायदे हैं। अच्छा। पार्टी पॉपुलर हो रही है। अच्छा। फरवरी के अंदर हम कहाँ खड़े थे, आज हम कहाँ हैं। फरवरी के अंदर जनाब हमारे जनाब MNA MP आज़ाद इलेक्शन लड़ने का सोच रहे थे,
आज जनाब आपकी इंतहा के ऊपर पॉपुलैरिटी कायम है, तो नुकसान तो ऐसा कोई भी नहीं है। चलिए, इसका मतलब है इनकी मुशावरत बड़ी सॉलिड है। हाँ, फयाजुल हसन चौहान साहब, आपका स्टेटमेंट है कि इनकी जाहिर है कि इन्होंने, ये मुशीर है तो इनकी मशवरे बहुत जबरदस्त नहीं यार, अकेले यही मशीर तो नहीं है ना, अकेले यही तो नहीं मशीर ना, पार्टी पूरी है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, पार्लिमानी ग्रुप्स है। अच्छा, आप इनसे मुतमईन है, चलें आगे चलते हैं सर। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, अभी शाह मोहम्मद कुरैशी का एक स्टेटमेंट है कि जी पीटीआई के जो इस्तीफे हैं वो उसकी तस्दीक करें, लेटर लिखा है, तो क्या आप पार्लियामेंट में वापस जा रहे हैं सर? मुख्तसर सा जवाब। पार्लियामेंट में नहीं वापस जा रहे डॉक्टर साहब, आप चीज़ों को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें। बात यह है कि हमने तय किया है कि कौमी असम्बली के अंदर जाके जिस जस्टिफिकेशन की बुनियाद पर ये इस्तीफे कबूल नहीं कर रहे, उसको हम रद्द करने के लिए हमारे सारे MNAs जाएंगे और स्पीकर को कहेंगे जनाब ये हमारा इस्तीफा है, ये मैं हूं, ठीक है जी, और ये आप इसको कबूल करें। यस, गुड। इनका यही था ना कि लोग खुद आए, तमाम MNAs खुद आए, तो हम उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, इस्तीफों को इंप्लीमेंट करने के लिए हम वहां पर जाएंगे। अच्छा, क्योंकि मैं ये समझा सुप्रीम कोर्ट भी बार बार कह रही है आपसे, खान साहब से, कि जी जाएं, पार्लियामेंट जाएं, तो ये स्टेटमेंट शायद इसीलिए है कि खान साहब अब पार्लियामेंट की तरफ जा रहे हैं वापस, तो इसलिए मैंने ये सवाल पूछा था। अच्छा सर, ये बताइए, बड़े लाइटर मूड में एक सवाल है कि खान साहब को 4 गोली लगी, चलें इसके ऊपर तो मैं कुछ नहीं कहता, 4 गोली लगी, ज़ख्मी हुए, फिर जो भी हुआ, लेकिन मुझे ये बताएं सर, इस पे तो रिसर्च हो रही है पूरी दुनिया में कि 4 गोली AK-47 की वो इमरान इस्माइल के कपड़ों में कहीं फंस गई, ये कैसे हुआ सर? इस फयाजुल हसन साहब, आप भी माहिर आदमी हैं सर। देखें, मैंने 324 काटी हुई है स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ मैं सर, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ आपसे। हमने झूठी 302 भी काटी हुई है, हमने मारे खाई हुई है, ये सारा हमने स्टूडेंट पॉलिटिक्स, यूथ पॉलिटिक्स में ये सारा ज़्यादा ड्रामेबाजियाँ की हुई है, लड़ाई झगड़े दंगा फसाद सब कुछ देखा हुआ है। सर, जब आपकी किस्मत अच्छी हो ना, तो मारने वाले से बचाने वाला, सर ये तो हम आपके साथ खड़े हैं, बचाने वाला इसी 4 AK-47 की गोली कपड़ों से निकल, भाई वो गोलियां गुजर गई ना। देखे, आपने कपड़ों से कमीज पहनी हुई है, शलवार कमीज शलवार कमीज पहनी है, शलवार का घेरा, ये आखिरी सवाल पे हुज्जत करूंगा मैं, बाकी पे नहीं किया, इस पे हुज्जत करूंगा। फयाजुल हसन साहब, पूरे मैं बता रहा हूं ना, पूरी दुनिया में रिसर्च हो रही है, अपनी आंखों से देखा। सुन ले, अब सुने, मैं इस वक्त 2 घंटे पहले अपने हलके में एक फौतगी पे दुआ करके आया हूं। क्या जी, 4 फुट ऊंचा, 5 फुट ऊंचा दरख्त है, उस पे बंदा अपना तितर पकड़ने के लिए चढ़ा और वहां से गिरा और नीचे बोनट के ऊपर जनाब गाड़ी के लगा मर गया। नहीं सर, मैं और उसका अपना बच्चा वो जनाब आपकी 10 फुट नीचे दरख्त से नीचे गिरा, वो नहीं हुआ सर। खड़े कोई गिर जाता है, वो बन जाता है, वॉक करते हुए गिर जाता है, नमाज पढ़ते हुए गिर जाता है, लेकिन सर 4 AK-47 की गोली वो कपड़ों में कैसे फंस गई? गोलियां गुजरी। आप सुने, आप शलवार कमीज के साथ जना वो 2 टांगे जना एक खड़े करके आप खड़े हैं, आपके दरमियान से जना वो 4 गोलियां नहीं गुजर सकती, 4 गोली सर, और 4 छोड़ 400 गुजर सकती है। ओ सर, जीते रहे, 400 गोली जीते रहे सर, के नीचे से जाओ, जीते रहे सर, जीते रहे, जात है बचाने वाली, जीते रहे सर, अल्लाह की जात है बचाने वाली, जीते रहे सर। यहाँ अल्लाह की जात नहीं है, ये बड़ी जबरदस्त आपने बात कर दी है। और मैं यहाँ कहूँगा खान साहब, अगर सही मायनों में कोई तर्जुमान है जो डिफेंड कर सकता है आपके हर स्टेटमेंट को, वो फयाजुल हसन चौहान साहब हैं। बड़ी खूबसूरती से डिफेंड करते हैं, बड़े दलाइल के साथ डिफेंड करते हैं। मैंने आज के प्रोग्राम में कोई काउंटर नहीं सवाल किया, लेकिन अहम तरीन सवालात थे जिनके जवाबात PTI की तरफ से या आपके इमरान खान की तरफ या फयाजुल हसन जाब की तरफ से आना ज़रूरी था, वो आया। आखिरी सवाल पे मैंने हुज्जत ज़रूर की, और वो मैं क्या, पूरा दुनिया के साइंसदान इस बात पे हैरान है कि 4 गोली AK-47 के इमरान इस्माइल के कपड़ों से कैसे उलझ गई। फयाजुल हसन साहब, बहुत शुक्रिया। किसी स्टेज पर इंशाल्लाह अहम तरीन गुफ्तगू होगी, बातचीत आपसे जारी रखेंगे, और डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।